दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को भले ही 133 सीटें मिल गई हों, लेकिन इसके बाद भी एक बड़ी चर्चा इस बात पर बनी हुई है कि किस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले जो आरएसएस अपनी जमीन इस सत्ता में तलाश रहा था, बीजेपी की सत्ता में तलाश रहा था, क्या वो उसे मिली है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा द्वंद जो चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में, वो यही है कि किसकी सत्ता में असल पावर चलने वाली है, किसके हाथ में असल ताकत है। और महाराष्ट्र के चुनाव में आरएसएस ने एक्टिव होकर के बीजेपी को बताने और जताने की कोशिश की है कि हमारे बगैर बड़ी मुश्किलें आपके लिए आ सकती हैं। जेपी नड्डा का वो बयान जिसमें उन्होंने अपने आप में ही काफी सक्षम होने की बात की थी बीजेपी के लिए और आरएसएस को दरकिनार कर दिया था, उसके बाद काफी मुसीबतें इनको झेलनी पड़ी हैं। और खासतौर से लोकसभा चुनाव की जो डेंट उनको पड़े हैं, उसके बाद अब वो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं झेलना चाहते, बावजूद इसके कि वो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ब्रांडिंग जो है अब वो उस चरम पर नहीं है, बल्कि एक बड़ी गिरावट की तरफ चल रही है। और ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ जो भी मजबूत स्तंभ हो सकते हैं, उनको वो साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसमें आरएसएस उनके लिए एक बड़ा स्तंभ के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पर देखना ये होगा कि जिस नाम का जिक्र लगातार पिछले कुछ वक्त से हो रहा था महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से पहले, स्पेशली संजय जोशी, क्या वो अब अभी भी एंट्री कर सकते हैं। और देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री चेहरा बनना ये भी एक बड़ा संकेत है इस बात को लेकर कि कैसे आरएसएस की अभी इसमें चल रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच की दूरियों के बारे में लगभग सभी जानते हैं। और उसके बावजूद अगर अमित शाह को ये बात स्वीकार करनी पड़ रही है कि देवेंद्र फडणवीस के चेहरे को आगे लेकर वो आए हैं महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर आरएसएस का यहाँ पर वजन थोड़ा दिख रहा है। क्या वाकई में आरएसएस अब अगला कदम ऐसे किसी चेहरे को आगे बढ़ा करके भी उठा सकती है। हमारे साथ चर्चा के लिए मुकेश कौशिक जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ इस बात को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि क्या वाकई में आरएसएस इस वक्त अपनी जमीन तलाशने के लिए पीछे नहीं हटने वाली है, क्योंकि जो एक बड़ा धक्का उनको मिला था उसके बाद अब वो किसी भी तरह के नेगोशिएशन के मोड में है या नहीं। अब वो क्या लगता है मुकेश? देखिए, आपकी इस बात को कि आरएसएस की कितनी भूमिका रही महाराष्ट्र के चुनाव में या उसके नतीजों में या उस भारतीय जनता पार्टी की इस समय की जीत में, मैं आपको चुनाव से पहले के देवेंद्र फडणवीस के एक इंटरव्यू की ओर ले जाऊंगा, जिसमें फडणवीस ने बहुत खुल के स्वीकार किया कि लोकसभा के चुनाव में हमारा नैरेटिव हाईजैक हो गया था। हम लोग, विपक्ष के नैरेटिव बहुत हावी था। उन्होंने संविधान पर खतरे का जो नैरेटिव चलाया था उसका कोई काउंटर हम लोग नहीं कर पाए थे। और महाराष्ट्र में इसका भरपूर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लोकसभा के चुनाव में 30 सीटें शिवसेना, उद्धव, एनसीपी पवार और कांग्रेस को मिली। उससे बहुत अच्छा सबक लिया और वो सबक कांग्रेस ने या भाजपा ने किस तरह से लिया हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छे से लिया था उस सबक को। वो उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि मैंने खुद जाके आरएसएस के जो लोग थे और अपने जो लीडर थे महाराष्ट्र के, उनसे बात की थी जाके कि हम लोग इस नैरेटिव को काउंटर करना चाहते हैं कि संविधान को बदला जा सकता है या ओबीसी का, एससी एसटी का आरक्षण छीना जा सकता है, और इसके लिए हमने भरपूर मदद आरएसएस की ली। ये पहली बार था जब कि कोई भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़े कद का नेता सीधे तौर पर ये स्वीकार कर रहा हो कि हम नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाए, हमें आरएसएस के सहयोग की जरूरत थी, हम उसको काउंटर करने में नाकाम रहे थे और संघ का हमने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया और हमने इस नैरेटिव को बदल डाला। ये देवेंद्र फडणवीस ने इंटरव्यू के जो जवाब में किसी पत्रकार को कहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को कही कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है या हमारा जो यहाँ का है, वो इस काउंटर नैरेटिव को फैलाने में विफल हो गया था और हमें आरएसएस की मदद लेनी पड़ी। तो
आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और जिताने की कोशिश करता रहा, वो तो पुरानी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसके अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में कहते पाए गए थे कि अब हमें आरएसएस की बैसाखी की जरूरत नहीं रह गई है, और बहुत आलोचना भी हुई थी आरएसएस के सर्कल में उनके बयान की। उनका नेता जो क्षेत्रीय स्तर पर सीएम रह चुका है और डिप्टी सीएम था, वो बोल रहा था कि हमें आरएसएस को बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ी और उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। और इस नैरेटिव को बदलने में कि इस संविधान को छीना जा सकता है, आरक्षण को छीना जा सकता है, और जिसका नुकसान लोकसभा में हुआ था, उन्होंने खुल के स्वीकार किया कि हम उनके कार्यकर्ताओं के, स्वयंसेवकों के, लीडरों के बल पर हमने उस नैरेटिव को बदल डाला। तो मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं कि देवेंद्र फडणवीस ने अगर ये स्वीकार किया था कि संघ की ही भूमिका इस जीत में है, तो उन्होंने केंद्र के नेतृत्व को भी बता दिया था कि संघ मेरे साथ है। और उसका नतीजा आज आपने देखा भी होगा कि भयंकर जद्दोजहद के बावजूद और तमाम तरह के जो नैरेटिव, सीएम कौन बनना चाहिए, मराठा बनना चाहिए, नॉन मराठा बनना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए, उसके बावजूद अगर देवेंद्र फडणवीस आज विधायक दल के नेता चुने गए हैं, तो उसमें संघ ने जो साथ दिया था वो साथ निभाया भी है, और देवेंद्र फडणवीस को आज सीएम के पद पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये लगता है कि अभी जिस तरह से एक मैंने नाम का जिक्र भी किया शुरू में संजय जोशी को लेकर के, आपको लगता है कि जैसे मैंने संजय जोशी के नाम का जिक्र किया, आपको लगता है कि ये नाम की चर्चा अभी भी लगातार चल रही है और इसके कुछ असर दिखाई देंगे महाराष्ट्र चुनाव की जीत के बाद? मुझे लगता है ये संजय जोशी तक में इस स्पेकुलेशन को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर किसी राज्य का, वो भी महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां जो कि कैश काऊ कहलाता है और 48 सीटें लोकसभा में चुन के भेजता है, 288 विधानसभा की चुनता है, और एक प्रेस्टीज का राज्य है, जहां से गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, इन राज्यों की सीमाएं मिली हुई हैं उस राज्य से, और वहां के वोट प्रभावित होते हैं। अगर ऐसे में संघ की भूमिका भाजपा को जिताने में ही नहीं, उसके नेता को सीएम बनाने में भी है, तो जाहिर तौर पर अगर अध्यक्ष का फैसला अब होगा तो उसमें एक बड़ी भूमिका संघ की होगी, और बिना उनकी सहमति के कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। अगर मेरी ये बात गलत है कि संघ की भूमिका के बिना भाजपा का अध्यक्ष नहीं बन सकता, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को चुनौती देता हूं कि वो खुल के इस बात का प्रतिवाद करे जो मैं कह रहा हूं कि नहीं, हमें संघ की कोई भूमिका नहीं होगी। और अगर इस बात को कोई काटने वाला हो नेता, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मुकेश जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में अभी बिहार के भी चुनाव आएंगे, दिल्ली के आएंगे, फिर उसके आगे जहां पर सबसे बड़ा डेंट लगा है 2027 में, फिर यूपी के इलेक्शंस भी होंगे। और ऐसे में आपको लगता है कि आरएसएस का एक कंट्रोल ऑन द ग्राउंड उतना है कि इन सारे लोकेशंस पर ज्यादा असर डाल सकता है, और इसके लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर दोनों काम कर सकते हैं, इसके बावजूद कि दोनों के बीच में इतनी बड़ी दरार पड़ चुकी है? मैं अपने महाराष्ट्र के इस मॉडल को बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं करना चाहता। आरएसएस अगर एक्टिवेट ना हो तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन आरएसएस सुपर एक्टिव हो और वो पार्टी को चुनाव जिता सकता है, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो उसकी ओवर या सुपर एक्टिविटी उत्तर प्रदेश तक इतनी है कि वो सब कुछ नतीजे बदल सकता है। ये पार्टी पे, अपने स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। आरएसएस में उसकी बैकबोन है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से यदि आरएसएस को निकाल दिया जाए तो वो मांस है, का लोथड़ा है, ये रीढ़ है। अगर उसको आप हड्डियों को बाहर कर देंगे तो वो एक लुगदी होकर पिघल के पार्टी गिर जाएगी। ये साबित हुआ था, और ये महाराष्ट्र में भी साबित हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। लेकिन सारा श्रेय ये दे देना कि उत्तर प्रदेश में डीएक्टिवेट थे आरएसएस, इसलिए समाजवादी पार्टी का उदय हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो अलग अलग राज्य हैं, और इनको अलग अलग रूप में ही देखना होगा आपको। वहां पर
वहां पर जो वोटों का गणित बिक रहा उत्तर प्रदेश में, वो आपने देखा होगा कि राजपूत वोट, ठाकुर वोट, ये सब भारतीय जनता पार्टी से क्रॉस नाराज हुए थे और उनको मनाने का कोई प्रयास अभी मुझे वहां पे दिखता नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपनी जो पैठ बनाई थी और जो कांग्रेस के साथ उसकी जो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप वहां पर कायम हुई है, और वहां पर जो दोनों का वोट ट्रांसफर इतना सीमलेसली हुआ है, नए लीडरपन पे हैं, नई आवाज आई है, और अयोध्या फैजाबाद तक की सीट अगर वो राम मंदिर का इशू सामने आने के बावजूद जीतने में कामयाब रहे, मेरठ की सीट पर उनको पसीने आए, और खुद नरेंद्र मोदी की बनारस में जो वोट परसेंटेज घटा या जीत का अंतर घटा, वो सिंपल आरएसएस की उदासीनता की वजह से नहीं हुआ होगा। इसलिए मैं महाराष्ट्र के उस उदाहरण को बहुत ओवर स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ। महाराष्ट्र आरएसएस की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, और ये आरएसएस का 100वां साल है। अगले साल 2025 में 100वां साल होगा आरएसएस का। आरएसएस ने पूरी ताकत महाराष्ट्र में झोंकी ताकि ऐसा ना हो कि 100वें साल में हम प्रवेश करते समय अपनी ही जन्मभूमि, अपनी ही कर्मभूमि में हारते हुए अपनी ही एक बच्चे को देखें। तो उनका खुद का भी एक इसमें पॉलिटिकल स्वार्थ था कि हम महाराष्ट्र को अपने हाथ से, जहां हमारा नागपुर मुख्यालय है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर हारेगी तो खुद ये सीधे तौर पर आरएसएस की एक कमजोर कड़ी दिखाई देगी। लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद उन्होंने पूरा जोर सिर्फ वहीं तक नहीं रखा। वहां पर आप खुद बोलते रहे हैं कि अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस की नहीं बनती, मुझे कोई इसका सबूत पता नहीं है, लेकिन इसके कुछ खंडन भी नहीं आते हैं, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो अगर अमित शाह के पर उनका हाथ नहीं था, उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस बने, बहुत फैलाया गया कि 168 मराठा विधायक हैं, टोटल मिला के जो 288 हैं, मराठा ही सीएम होना चाहिए, शिंदे को प्रॉप अप करने की कोशिश हुई, बाकी और कई नाम आए। इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस डे वन से जिस मुस्कुराहट के साथ कॉन्फिडेंट थे और लोगों से मिल रहे थे, और उन्होंने एक तरह से पूरे मीडिया में ये बता दिया था कि ही इज द ओनली चॉइस। वो उसके पीछे आरएसएस का हाथ बहुत बड़ा रहा होगा। नितिन गडकरी से उनकी जो मित्रता होगी या जो भी संबंध होंगे उसका भी रहा होगा। तो संघ की भूमिका न सिर्फ जीत में है, बल्कि जीत को, उस संघ की भूमिका को बीजेपी के लीडर ने एक्सेप्ट किया, ये बड़ी है, क्योंकि उसी के अध्यक्ष ने कहा था कि हमें उनकी आवश्यकता इतनी नहीं रह गई। एक नेता कहता कि हम उनके नैरेटिव को ही, वही हमारा नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे, हमसे नहीं हो पाया। दूसरा कह रहा था कि हमें उनके बूथ लेवल पर जरूरत ही नहीं रह गई थी। तो कहीं टकराव तो था ही। मतलब एक ईगो मसाज जो थी वो देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले ठीक ठाक दे दी आरएसएस के लिए। सही अगेन, आरएसएस के लिए जो एक ईगो मसाज थी वो देवेंद्र फडणवीस ने की चुनाव से पहले। मुझे लगता है कि हम लोग संघ को बहुत ज्यादा नंबर देने के मूड में हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि संघ किसी को चुनाव जिता सकता है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जिता सकता तो 2014 तक तो कांग्रेस ने राज किया ही था। बीच में सिर्फ 6 साल का शासन छोड़ दीजिए भाजपा का, तो उस समय भी तो आरएसएस भाजपा के साथ ही थी। दोनों का कॉम्बिनेशन ही काम करता है। एक अगर ढीला पड़ जाए, एक अगर सुस्त हो जाए तो उसका नुकसान होगा, लेकिन वो जिता सकता है। अगर जिता पाते और सिंगल हैंडेडली जिता पाते तो ऐसा नहीं है। उसमें एक लीडर की भूमिका है। मोदी मैजिक पैदा हुआ था जो 2014 में, 2019 में, 2024 में, जिसका आपने थोड़ा ढलान पर जिसको देखा। तो अब भाजपा संगठन, आरएसएस, ये उस जो 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 जादुई नेतृत्व है उसकी अगर ढलान है, उसको पूरा करने के लिए ये सब एलिमेंट जोड़ के ही जीत हासिल हो सकती है। और हमको भूलना नहीं चाहिए कि हार का जो महाराष्ट्र में जो सबक भाजपा ने लिया, जीत का वो सबक महाविकास आघाड़ी ने नहीं लिया था। उनके पास नैरेटिव वही पुराना था, वही संविधान के प्रति थी, वही जातीय गणना थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने संघ को मनाया, उसके बाद लाडकी बहन योजना उन्होंने लागू की, 7,500 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किया,
उसके बाद तरह तरह के जो सपने दिखाए, 2100 रुपये करने की उसका बात कही, तो संघ ने नैरेटिव बदला और भाजपा ने 7,500 रुपये 2.5 करोड़ घरों में पहुंचाए। दोनों का एक कॉम्बाइन इफेक्ट है ये। जी हाँ, संघ की भूमिका को बीजेपी स्वीकार कर रही है और उसी के कहने पर उसी का सीएम बन रहा है, ये बड़ी बात है। मजबूर हो रही है, ये दोनों ही बातें यहाँ पर हैं। हाँ, क्योंकि भूमिका स्वीकार करना इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि ताजा हाल ही में लोकसभा के आंकड़े और जो ग्राफ जोरदार तरीके से इन्हें गिरता दिखाई दिया, वो आगे और कई बड़े झटके ना इन्हें दे दे। ऐसे में रिस्क लेने की मूड में नहीं नजर आ रही है बीजेपी। लेकिन बड़ी बात वो भी है कि जैसा आपने कहा कि आरएसएस किसी को चुनाव जिता दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। जाहिर है यहाँ पर विपक्ष का भी एक बड़ा रोल है कि उसे भी अपने चुनाव जीतने वाली स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पर बहुत काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।